हेलो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर की सीरीज़ के अंदर हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी सॉफ्टवेयर की नीड क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और हमने समझा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट के अंदर सिस्टम यूटिलिटीज़ के बारे में कि सिस्टम यूटिलिटीज़ होती क्या हैं। देखिए, हमने पढ़ा था ओएस के बारे में कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, यूज़र इंटरफेस करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। मतलब कि ये जो आपका हार्डवेयर है, ठीक है, और यहाँ ये जो यूज़र है, इन दोनों के बीच में कड़ी है जिसे हमने नाम दिया ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ओएस के बाद अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मान के चलें कि विंडोज़ आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूज़र यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर काम में ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हार्डवेयर की मैं बात करके चलूँ तो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है, जो प्रोसेसर है, ठीक है, इसके अलावा इनपुट आउटपुट, आईओ का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, रैम है, बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इन सब के साथ डील करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ तक की बात क्लियर। लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो कि इस हार्डवेयर के लिए यूज किए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पर सिस्टम यूटिलिटीज़। ठीक है, अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ कुछ सिस्टम यूटिलिटीज़ को, तो सिस्टम यूटिलिटीज़ में जो सबसे पहली हो जाएगी वो हो जाएगा डिस्क डीफ्रैगमेंटर। टूल, ये जो डिस्क डीफ्रैगमेंटर टूल है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। किस तरीके से है, अभी हम बात कर रहे थे ना हार्ड डिस्क की, तो ये मान के चलें कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। ठीक है, जब भी आप कोई फाइल बनाते हो तो वो यहाँ पर इस तरीके से जगह घेरती है। ये कुछ ब्लॉक्स मैंने हार्ड डिस्क के अंदर बांट दिए हैं और ये ब्लॉक्स मान के चलो कि फाइल रखने का काम करेंगे। और मैं इन्हें ब्लॉक नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखना, हम टेक्निकल कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल लॉजिक पढ़ रहे हैं कि डिस्क डीफ्रैगमेंटर काम कैसे करता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो मान के चलो कि फ़ाइल ए, फ़ाइल बी, फ़ाइल सी, फ़ाइल डी, फ़ाइल ई यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने हैं, 9। तो यूज्ड ब्लॉक कितने हो जाएंगे, 5, और फ्री ब्लॉक कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ यूज्ड ब्लॉक्स की तो वो कितने हैं, 5 हैं। और फ्री की अगर मैं बात करूँ, फ्री ब्लॉक्स की, तो वो 4 हैं। ठीक, अब अगर मैं मान के चलो कि यहाँ से फाइल बी को इरेज कर देता हूँ, तो मेरे पास इस समय अपडेट होके यूज्ड ब्लॉक तो 4 रह गए और फ्री ब्लॉक कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक तो कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर मैं कोई नई फाइल बनाता हूँ, सपोज दैट मैंने एक फ़ाइल बनाई एक्स नाम से, तो एक्स फाइल यहाँ बनेगी। वहाँ क्यों नहीं बनी, क्योंकि हार्ड डिस्क में हमेशा जो डाटा है वो लास्ट से ऐड होता है। मतलब ये चेक किया जाता है कि किस ब्लॉक तक भरा हुआ है और उसके जस्ट बाद डाटा को रख दिया जाता है। तो जब इसने पता किया तो ब्लॉक नंबर 5 तक भरा हुआ था, तो एक्स फाइल कहाँ बनी, ब्लॉक नंबर 6 में। ठीक है, अगर मैं वाई फाइल बनाता हूँ तो ब्लॉक नंबर 7 में बनेगी। ठीक है, जेड फाइल बनाता हूँ तो यहाँ बनेगी, एच फाइल बनाता हूँ तो यहाँ बनेगी। ठीक, अब अगर मैं चेक करूँ तो सब कुछ अपडेट होके 8 ब्लॉक्स तो आपके यूज्ड ब्लॉक हैं और 1 ब्लॉक आपका फ्री ब्लॉक है। लेकिन अगर मुझे कोई अब आर नाम से फाइल बनानी है तो मैं नहीं बना सकता, मेरे पास स्पेस नहीं है हार्ड डिस्क में। पर क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर मैंने डी वाली फाइल भी डिलीट कर दी है तो ये भी खाली है। अब मेरे पास 8 की जगह ये 7 रह गया और ये 2 हो गया। अभी भी 9 है मेरे पास टोटल। तो मेरे पास 2 ब्लॉक खाली हैं, लेकिन ये यूजलेस हैं। यूजलेस क्यों है? क्योंकि ये मिड में है। ठीक है, और हार्ड डिस्क में जब भी डाटा ऐड किया जाएगा ये चेक किया जाएगा कहाँ तक वो भरी हुई है। तो अब ये बताएगा कि लास्ट ब्लॉक तक भरी हुई है तो न्यू डाटा नहीं आएगा। तो ये जो डिस्क डीफ्रैगमेंटर टूल है, यहाँ पर इसका काम स्टार्ट होता है। ये क्या करता है, ये डेटा को शिफ्ट करता है। ये इसको यहाँ लेके आएगा तो सी यहाँ आ गया
ठीक है। ई के डेटा को ये यहाँ लेके आएगा इस ब्लॉक में, ये वाला खाली हो गया। एक्स के डेटा को ये यहाँ लेके जाएगा, तो ये एक्स वाला खाली हो गया, ठीक है। वाई का जो डेटा है, ठीक है, वो यहाँ आएगा, वाई का डेटा। जेड का डेटा यहाँ आ जाएगा और एच का डेटा वाई की जगह पर आ जाएगा। तो ये जो लास्ट के ब्लॉक्स हैं दोनों, ये फ्री हो जाएंगे और अब आपकी जो आर फाइल है वो यहाँ बन सकती है फाइनली, ठीक है। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर ने क्या किया, जो फ्री स्पेस था उसको लास्ट में निकाल दिया। देख सकते हैं 2 ब्लॉक लास्ट में आ गए। तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर का एक बेसिक वर्क है, मेन वर्क है, जो कि ज़रूरी होता है। आप हार्ड डिस्क से जब भी फाइल्स को डिलीट करते हो तो बहुत सारा ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर टूल क्या करता है, उस फ्री स्पेस को लास्ट में निकाल देता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसे डेटा को शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है, काफ़ी टाइम कंज्यूम करती है, डिपेंड करता है बीच बीच में कितने ब्लॉक्स खाली हैं। तो सारा डेटा इस तरीके से शिफ्ट होता है। ये काम होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर का। एक और काम क्या होता है कि मान के चलें ए फाइल आपने बनाई, ठीक है। अब ये जो ए फाइल है इसे आपने खोला, मान के चलो कि जब ये बनी थी, जब इसमें 2 पेजेस थे, ओनली 2 पेजेस, आपने इसे अपडेट कर दिया और इसमें आपने प्लस कर दिए 3 और पेजेस या 2 और पेजेस या 1 और पेज आपने ऐड कर दिया इसमें। मान लेते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट ले लेते हैं कि आपने यहाँ पे 1 पेज और इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो क्या उस डाटा को इसी ब्लॉक में रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ सिर्फ उतना ही स्पेस लिया जाता है, ठीक है, जितने की फाइल बनाते समय ज़रूरत होती है। अब क्योंकि इसके बाद का स्पेस सी के लिए अलॉट हो चुका है, तो इसमें तो ए का डाटा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का एक सेकंड एडिशन बनेगा फ्री ब्लॉक के अंदर और उसमें इस पेज का डेटा रखा जाएगा। जब भी आप फाइल ए को ओपन करोगे तो यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों जगहों से इसका डेटा रीड किया जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, ऐसा कब हुआ कि हमने फाइल को खोला, उसमें कुछ कंटेंट अपडेट किया और सेव कर दिया। अपडेट करने में कंटेंट की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई पिछले वाले से। अब अगर आप किसी फाइल के साथ डेली ऐसा कर रहे हो कि उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट ऐड करते जा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कितने सारे ब्लॉक्स एक ही फाइल के लिए रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे। तो जब भी आप इस फाइल को खोलोगे तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा सिस्टम का। अलग अलग जगह से उसे फाइल के फ्रैगमेंट्स इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। इन फ्रैगमेंट्स को यानी कि इन हिस्सों को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा रैम में कॉपी होने का। तो इस तरीके से आपका सिस्टम क्या होता है, स्लो होता है। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर यहाँ भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि जब आप शिफ्टिंग करते हो डेटा की, तो ये देख लेता है कि ये जो डेटा है क्या वो किसी फाइल से रिलेटेड है जो पहले से मौजूद है। अगर ऐसा है तो उस डेटा को वहीं पर जाके ऐड करेगा, यानी कि सारे फ्रैगमेंट्स को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। और क्योंकि फ्रैगमेंट्स को मर्ज कर देता है, इसलिए फाइल के जितने भी एडिशंस होंगे यानी कि फ्रैगमेंट्स होंगे, उन सब का डेटा एक ही जगह पर आ जाएगा और आपको डेटा एक्सेस करने में कम समय लगेगा। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक सिस्टम यूटिलिटी है। इसके अलावा स्कैन डिस्क टूल, ये भी एक सिस्टम यूटिलिटी होता है, ठीक है। स्कैन डिस्क टूल आपको क्या फैसिलिटी देता है, यहाँ ये जो ब्लॉक्स हैं, अगर इनका हम टेक्निकल नाम समझे तो इन्हें हम बोलते हैं सेक्टर। हार्ड डिस्क में सेक्टर होते हैं, ठीक है। एक फाइल का डाटा रखने के लिए काफ़ी सारे सेक्टर्स की ज़रूरत होती है। कारण क्या है कि एक सेक्टर का जो स्टोरेज है वो 1 बाइट का होता है। अगर कोई फाइल 100 बाइट की है तो उसका डेटा रखने के लिए 100 सेक्टर्स की नीड होगी, ठीक है। अब क्योंकि फाइल MBs में GBs में भी हो सकती हैं, तो नंबर ऑफ़ सेक्टर उसी के मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ तो हमने केवल एक ही ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जो एक फाइल का डेटा रखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेक्टर, क्योंकि एक सेक्टर की कैपेसिटी केवल 1 बाइट होती है। फिलहाल हम बात करते हैं स्कैन डिस्क टूल की कि इसका रोल क्या है। देखिए, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज है जो कि मेटल का बना हुआ है, मेटल की बनी हुई प्लेट है इसके अंदर, और उन प्लेट्स के ऊपर एक कोटिंग लगी हुई है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल की, जो डेटा को स्टोर कर रहा है। तो होता क्या है कि ऐसे जो ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम सेक्टर बोल रहे हैं, किसी ब्लॉक का मैग्नेटिक मटेरियल ख़राब हो जाता है, और क्योंकि उसका मैग्नेटिक मटेरियल ख़राब हो चुका है, तो जब भी सिस्टम डाटा को रीड या राइट करता है उस जगह पर,
तो वहाँ आपका सिस्टम हैंग होने वाली पोजीशन में आ जाता है। या तो बहुत स्लो हो जाएगा क्योंकि डाटा को पढ़ने में या लिखने में समय ज़्यादा लगेगा, या फिर आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, स्कैन डिस्क की यूटिलिटी काम में ले सकते हैं। ये यूटिलिटी क्या करती है, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको स्कैन करेगी, स्कैन करके उनकी एक लिस्ट बनाती है किनकी, करप्टेड सेक्टर्स की, कि ये सेक्टर ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, और जब भी कोई डाटा पढ़ना या लिखना होता है, हमें रीड राइट करना होता है, तो उन सेक्टर्स को छोड़ दिया जाता है बिल्कुल, ना तो वहाँ से डाटा रीड किया जाएगा ना राइट किया जाएगा उस जगह पर। तो इससे क्या होगा, हैंगिंग वाली पोजीशन नहीं आएगी। इतना क्लियर। तो स्कैन डिस्क टूल क्या कर रहा है, डिस्क मैनेजमेंट का काम कर रहा है। एक और टूल है ऐसा ही, जैसे कि फॉर्मेट यूटिलिटी। यहाँ फॉर्मेट यूटिलिटी का मतलब डिस्क को सजाने से नहीं है। फॉर्मेट यूटिलिटी क्या काम करती है, डिस्क को इरेज करने का काम करती है। ठीक है, जितने भी डिस्क पे कंटेंट है उन सबको इरेज कर दिया जाएगा और दोबारा से वहाँ पर ट्रैक और सेक्टर्स बनाए जाएंगे। तो इसका काम होता है डिस्क के डेटा को इरेज करना। तो ये भी एक सिस्टम यूटिलिटी है जो आपको इस तरीके की फैसिलिटी देती है। एक होता है पार्टीशन टूल। इसका काम क्या है, हार्ड डिस्क का जो स्पेस है, जैसे आपके पास एक 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है या 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो आपने देखा होगा माई कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क C, D, E इस तरीके के पार्टीशंस आते हैं। तो इस यूटिलिटी का काम क्या है, उन्हें बनाना या उन्हें डिलीट करना, उन्हें मैनेज करना। कि आपके पास एक 500 GB की हार्ड डिस्क है तो आपने उसमें से 5 पार्टीशन बना दिया, अलग अलग 5 लोकल डिस्क बन गई जो आपको दिखाई देंगी 100 GB की या कम ज़्यादा की, जैसा भी आप करना चाहो। पार्टीशन यूटिलिटी आपको फैसिलिटी दे देती है। कुछ बैकअप टूल होते हैं। ये जो बैकअप टूल है ये आपको फैसिलिटी देते हैं कि आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा है, ठीक है, चाहे कितने भी फोल्डर्स और फाइल्स हों, जीबीज़ में हो, उस पूरे डेटा को एक सिंगल फाइल में ये स्टोर कर देते हैं। केवल एक फाइल में पैक करके रख देते हैं, उसकी एक कॉपी बना के। कौन, बैकअप यूटिलिटी। कभी भी किसी कारण से अगर आपका ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस यूटिलिटी के ज़रिए आप उस डेटा को रीस्टोर कर सकते हो। जहाँ तक का आपने बैकअप लिया है, जिस डेट और जिस टाइम तक का, वहाँ तक का डेटा आपको मिल जाएगा। अगर आपके डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप डेली बैकअप की प्रोसेस कीजिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारी यहाँ पर क्या होती हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें डिवाइस ड्राइवर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही एक और टॉपिक हमारा आता है, डिवाइस ड्राइवर। देखिए ये क्या है, अभी हमने बात की थी हार्डवेयर की। अब हार्डवेयर में जैसे हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आ गई, कुछ तो कॉमन होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये स्टैंडर्ड डिवाइसेज हैं। स्टैंडर्ड डिवाइसेस होने का मतलब क्या है कि इनके सॉफ्टवेयर या इनकी कॉन्फ़िगरेशन या इनके फीचर्स सभी जगह एक जैसे हैं। ठीक है, इसलिए उनके जो ड्राइवर्स हैं या उन्हें चलाने के जो प्रोग्राम्स हैं वो तो विंडोज़ में मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि प्रिंटर की, ठीक है, प्रिंटर मैन्युफैक्चरर कंपनीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी कंपनी प्रिंटर बनाती हैं। HP है, CL है, ठीक है, सैमसंग है, बहुत सारी कंपनीज के प्रिंटर आते हैं और इनके भी मॉडल्स बहुत सारे आते हैं। हर मॉडल में डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो उन फीचर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन विंडोज़ के पास नहीं होती, क्योंकि ना तो विंडोज़ हर कंपनी के हर प्रिंटर का डेटा रख सकती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पास विंडोज़ का एडिशन है जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, जबकि प्रिंटर जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसने प्रिंटर 2020 के अंदर लॉन्च किया है, तो विंडोज़ के पास तो उनके फीचर्स की कोई जानकारी होगी नहीं, क्योंकि विंडोज़ आपकी 3 ईयर्स ओल्ड है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, जो कंपनी है वो आपको प्रिंटर के एडिशनल सॉफ्टवेयर देती है। प्रिंटर के साथ आपको क्या मिलेगा, उसका सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को जब आप सिस्टम में इंस्टॉल कर दोगे, यानी आपके विंडोज़ में इंस्टॉल कर दोगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपके विंडोज़ के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रिंटर को ऑपरेट करने लग जाएगा, यानी कि आपके प्रिंटर को काम में लेने लग जाएगा। फिर आप इससे प्रिंट आउट निकालो तो आराम से निकल जाएंगे। लेकिन विदाउट सॉफ्टवेयर ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मशीनों को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिनसे कि मशीन्स काम करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आपकी डिवाइस ऑपरेट हो पाती है। अगर आपके कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो डेफिनेटली वो डिवाइस काम नहीं करेगी। स्टैंडर्ड डिवाइसेस के अलावा बाकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सबके अपने अपने डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे सिस्टम यूटिलिटीज़ के बारे में। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम लेके चलेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स को।